नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सीएम धामी। 4 बड़ी योजनाओं के बारे में चर्चा की। कहा यह हमारे राज्य को मजबूती प्रदान करेंगी। उत्तराखंड में कल होगी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा। 93,577 परीक्षार्थी होंगे शामिल। हेमकुंड साहिब के कपाट आज होंगे बंद। करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। धराली आपदा में लापता 12 लोग मृत घोषित। बीते 5 अगस्त को खीरगंगा बाढ़ में लापता हुए थे। बद्रीनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह ने तोड़ा रिकॉर्ड। करीब 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। अवैध पटाखा कारोबारियों पर शिकंजा। पुलिस की टीम ने छापेमारी की। घर से भारी मात्रा में पटाखे बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन पर दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति, डांडिया उत्सव और दीपावली मेले का विशेष आकर्षण होगा। कार्यक्रम 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे से चौधरी फार्म हाउस, GMS रोड, देहरादून में आयोजित होगा। आयोजन समिति के अनुसार ये उत्सव वैश्य समाज को एकजुट करने, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिंघल, प्रदेश महामंत्री रमेश गोयल, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री लच्छू गुप्ता, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से अग्रवाल समाज जो है सभी समाज वर्ग को साथ लेकर चलता है। चाहे हमने धर्मशाला बनाया, हॉस्पिटल बनाया हो, चैरिटी ट्रस्ट बनाया हो, उसमें हर वर्ग का व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं लाभ लेने का काम करता है। उसी के निमित्त जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जो है हमने सभी देहरादून वासियों को आमंत्रित किया है। सभी लोग जो इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। और जो इसमें मुख्य रूप से जो आकर्षक का केंद्र रहेगा वो बच्चों की जो है आर्ट प्रतियोगिता रहेगी। जो वहाँ पर डांडिया होगा उसका रहेगा। बहुत सुंदर एक भव्य महा आरती का वहाँ पर आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी जो एक सुंदर जो व्यवस्था वहाँ की गई है कि जितने भी वहाँ पर हमारे अतिथिगण वहाँ पर पहुँचेंगे तो उन सभी के लिए जो है एक लकी ड्रॉ का व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो लोग वहाँ पर आए उन्हें भी कहीं ना किसी रूप में उपहार मिले। इस महा फाउंडेशन हमारा निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। अभी वर्तमान में हम लोगों ने पूरे देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। उस कैंप द्वारा हमारा उत्तराखंड में भी हमारे हर जिले में कैंप लगे और वो कार्यक्रम करीब हमने यहाँ उत्तराखंड से 2-2.5 हज़ार यूनिट ब्लड अपना यहाँ से वैश्य समाज के माध्यम से हम लोगों ने कराया। पिछले साल भी हमारा दीपावली महोत्सव कार्यक्रम बहुत सफल रहा। उसमें कई स्कूलों के बच्चों को हमने आर्ट कंपटीशन में उपहार दिए। और अब खबर रामनगर से है, जहां देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के समीप तेलीपुरा के पास 2 बाइकों के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है तथा पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनिस ने बताया कि टेड़ा रोड लखनपुर निवासी प्रशांत रावत और मौलेखाल निवासी भरत की तेलीपुरा के पास बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। से 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि नया गांव के पास में 2 मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर मौके पर गए थे, तब तक घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, जहां से एक व्यक्ति प्रशांत कुमार को KBR अस्पताल काशीपुर रेफ़र किया गया है और दूसरे को अन्यंत्र हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। दूसरे भरत सिंह गोलेखाल के हैं। अभी ज्ञात हुआ है कि जो काशीपुर रेफ़र हुए थे उनकी डेथ हो गई है। बाकी जैसे प्रार्थना पत्र आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर पौड़ी से है, जहां सौभाग्य का पर्व करवा चौथ को लेकर पौड़ी में महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां करवा चौथ की तैयारियों को लेकर बाजार में नए स्टाइलिश परिधानों से सजे हुए हैं। वहीं करवा चौथ से पूर्व मेहंदी के लिए व्यापार सभा की ओर से भी शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप, एजेंसी चौक के समीप तथा रामलीला मैदान के पास मेहंदी डिजाइनरों के लिए व्यवस्था की गई है। व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि बड़ी संख्या में सुबह से ही सुहागिनें मेहंदी लगाने के लिए पहुंच रही हैं, जिन्हें मेहंदी डिजाइनर अलग अलग अंदाज में मेहंदी लगाने का काम कर रही हैं। और अब खबर पौड़ी से है, जहां क्षेत्र के सत्याखाल क्षेत्र में विद्युत लाइन के मेंटेनेंस काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। काम के दौरान उपनल से सेवारत संविदा लाइनमैन सुबोध रतूड़ी अचानक करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि लाइनमैन बिजली आपूर्ति बंद कर लाइन सुधार का काम कर रहा था और इसी दौरान अचानक लाइन में करंट दौड़ गया और वो उसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इडवालसियों विकास समिति ने इस घटना को विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही बताया है। उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सर मदद चाहिए, मदद तो चाहिए हमको। तो सर क्या यही चाहते हैं, थोड़ा मदद हो जाए। तो पहले भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो भाभी भी हम यही चाहते हैं। सर ये पहले भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो जो पहले करंट लगा था उसको अभी भी प्रॉब्लम है, उनको बहुत दिक्कतें हैं। उनका श्रीनगर से इलाज चल रहा है, तो कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ, ये मतलब मुआवजा कुछ नहीं मिला। उनके जो हाथ में है वो एक सुपरफिशियल बर्न था, तो जैसे ही वो इमरजेंसी में आए थे, सबसे पहले हमने उनका ECG कराया दिल की धड़कन देखने के लिए, ताकि दिल की धड़कन पे कोई प्रभाव ना पड़ा। वो बिल्कुल ठीक था। हमने उनकी गुर्दे की जांच कराई, ताकि गुर्दे से कहीं ऐसा ना हो कि पेशाब में खून आ जाए, ये सब आ जाए, तो हमने ये बोला, वो भी बिल्कुल ठीक था। पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है अभी, उनका वो फ्लूइड्स चल रहे हैं, एंटीबायोटिक चल रही है। जो सुपरफिशियल बर्न है उसके लिए हम दवाई लगा रहे हैं, ठीक है। अब अभी इस टाइम पे पेशेंट का ऐसा है कि हम अब उनको डिस्चार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है ना। तो आज मोस्ट प्रॉब्ली उनका डिस्चार्ज हो जाए। लाइन स्टाफ हमारा श्री सुबोध कुमार, उनको करंट लग गया था ट्रांसफार्मर में काम करते वक्त, और जैसे ही हमें पता लगा तो हमारी स्टाफ वहाँ पे पहुँच कर उनको तुरंत अस्पताल ले गए और उनको उपचार करवा दिया। डॉक्टर साहब ने भी उनको मतलब वो सेफ हैं, उनको थोड़ा सा फ्लैशिंग हुई है, हाथ में थोड़ा सा उनका बर्न हो गया है, अदरवाइज़ वो सेफ हैं, सब ठीक है। और ये जो करंट किस कारण से लगा, शटडाउन था नहीं था, इसका ये तो थोड़ा हम भी जांच करेंगे इसकी, कि बिजली घर जाके प्रॉपर जो मीटर की MRI होती है वो भी चेक करेंगे, रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, अपनी लॉग शीट जो होती है, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि शटडाउन था या उसने दिया नहीं दिया, SSO की गलती है, किसकी है, ये हम जांच करके इसका उसके बाद ही कुछ हम इस पर कुछ कह सकते हैं। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां दीपावली से पहले प्रशासन की पटाखा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पटाखा व्यापारियों के गोदामों पर छापेमारी की गई है, जहां अवैध पटाखे बरामद और कई गोदाम सील किए गए हैं। SDM जितेंद्र कुमार और भाली पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा। प्रशासन ने साफ कहा कि बिना अनुमति पटाखों का भंडारण या बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ मंदिर के सोना घोटाले की सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गढ़वाल आयुक्त ने BKTC को क्लीन चिट दे दी है। इसके बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल बार बार BKTC पर सवाल उठा रहे हैं। गोदियाल ने BKTC के पूर्व अध्यक्ष पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अजेंद्र अजय उन्हें विवाद उठाने का दोषी भले ठहरा रहे हैं, लेकिन सही बात यही है कि उनकी जवाबदेही बनती है। इसलिए अजेंद्र को बताना चाहिए कि 230 किलोग्राम सोना घोटाले को सुर्खियों में कौन लाया है। कांग्रेस नेता के सवालों पर पलटवार करते हुए BKTC के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि पहले से ही मीडिया के सामने सभी बातों को रखा जा चुका है। इसके बाद भी गणेश गोदियाल बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं।
देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य है, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए। मंदिर में हुए सोने के घोटाले के संबंध में मैंने मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय उनका वक्तव्य सुना। मैं सबसे पहले तो अजेंद्र अजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं उनके इस रूप में कि उन्होंने किसी आरोप पर रिएक्ट किया। अदरवाइज अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत है कि कोई बोलता रहे, आरोप लगाता रहे, लेकिन वो उन आरोपों पर रिएक्ट नहीं करते। मैंने परसों मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दी थी कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी पर या सरकार पर या उस दिन लगाए से उन पर कोई ना कोई रिएक्ट करे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड के वन मंत्री सुबेद उनियाल का आगमन हुआ। वो यहां लच्छीवाला वन रेंज में चल रहे वन्यजीव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। समापन समारोह में वन मंत्री ने कहा कि वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत सभी को वन्यजीवों के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। सनातन संस्कृति प्राणियों के कल्याण का संदेश देती है, जिस पर अमल करते हुए प्राणियों को करना चाहिए। इसलिए मानवीय भाव से वनों से जीव जंतुओं को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। पर्यटन हब उत्तराखंड में वन्य जीवों को मिलता है, इसे बनाए रखना स्थानीय बाशिंदों की जिम्मेदारी है। पूरे देश के अंदर बेताब संख्या में टाइगर्स भी हैं, हाथी भी हैं, और राज बनने के बाद लगातार इसमें वृद्धि हुई। तो आज किस तरह से इको टूरिज्म में इनका जो महत्व है, जैव विविधता जो महत्व है, तो लोगों को इनके साथ कि इनका अस्तित्व बहुत जरूरी है। तो मानव वन्य जीव सह अस्तित्व का मतलब यही है कि मानव के अस्तित्व, हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहने की आवश्यकता है, ताकि दोनों आदमी जिए। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां शिवसेना हल्द्वानी इकाई ने शहर के कंपनी के लगाए गए अश्लील और बड़े पोस्टर बैनरों के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ज्ञापन में शिवसेना पदाधिकारियों ने रोडवेज डिपो रोड और राजपुर रोड समेत बाकी स्थानों पर लगे इन आपत्तिजनक पोस्टरों को हटाने की मांग की है। मानते कंपनी जो अंडर गारमेंट्स बनाती है, कंपनी कुछ काम करे, हमें ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन सार्वजनिक शहर के ऐसे स्थान पर जहाँ स्कूल है, मंदिर है, विद्यालय है, और महिलाओं को ये अश्लीलता स्वीकार नहीं है। शिवसेना इसका विरोध करती है। आर्मी कैंट के पास जो रोडवेज का डिपो, वहाँ पे बहुत बड़े यूनिपोल पे एक अमानते कंपनी द्वारा अश्लील पोस्टर लगाया गया है। अमानते कंपनी का बड़ा होर्डिंग लगा है जो कि आपत्तिजनक है। वहाँ से स्कूल के बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, वहाँ पे मंदिर भी है और बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है बहुत बड़ा। इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं और हमने मजिस्ट्रेट साहब को भी ज्ञापन दे दिया इसके माध्यम से। अगर पूर्ण रूप से वो नहीं हटा, शिवसेना उसका विरोध करेगी और उसमें आंदोलित करेगी। पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और अब खबर हल्द्वानी से है, हर घर में नल पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने शुरू किया जल जीवन। कालाढूंगी विधानसभा में दुर्गति हो गई है, ऐसा ग्रामीण और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है। घर के पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जल जीवन मिशन के उद्घाटन के नाम पर विधायक या कोई नेता गांव में आया तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा। लोग प्राइवेट टैंकर से पानी खरीद कर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकार जल जीवन मिशन के नाम पर ना ही जल दे रही है और ना ही जीवन। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीरज तिवारी के नेतृत्व में आए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी दी कि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो उद्घाटन के नाम पर किसी को आने नहीं देंगे। इसको सबने बताया, मिशन को बहुत बड़े रूप में दर्शाया गया था और उसका बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार किया गया था। और धरातल में जब जल मिशन पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास था कि शायद ये प्रत्येक घर में जल और प्रत्येक घर में नल आ जाएगा। और सच्चाई ये है कि अब कार्य योजना जल संस्थान इसमें मुख्यतः कार्यदायी संस्था है और जो ये हर घर जल और नल जो बिछाने का काम है वो बाहर की कंपनी द्वारा, गुजराती कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ये लंबे समय से ग्राम सभा में बहुत पानी की समस्या चलते हुए आ रही है। ये समस्या आज की नहीं है, वर्षों से चल रही है। 3 साल को हो गए जल जीवन मिशन को चले हुए, लेकिन
अभी तक घरों में पानी प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे कम से कम 50% जो घर हैं तो वहाँ पानी अभी तक प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सर, जल जीवन मिशन की जो लाइनें बिछी पूरी डैमेज लाइनें हैं, ना तो वहाँ लाइनें हैं ना वहाँ पानी आ रहा है। जो पुरानी लाइनें थी वो भी उन्होंने खराब कर दी है, उसके चलते बिल्कुल पानी नहीं है। सारा गांव परेशान है, हम लोग टैंकर मंगा के परेशान है। जब हम टैंकर का पैसा दे रहे हैं तो हम बिल किस बात का जलस्थान हमें बिल दे रहा है। और अब खबर काशीपुर से है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक बार फिर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। यहां मंडी समिति में किसानों ने अपनी नाराजगी जताते हुए मंडी का गेट बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं इसी बीच प्रदर्शन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं बन सका। किसानों ने कहा कि पहले भी उन्हें कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था और इस बार भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चाहते थे कि 131 और 126 धान 131 के शासन ने मान ली है और 131 धान परचेज किया जाएगा कच्चा आड़ती और सभी क्रय केंद्र 126 धान परचेज किया जाए। अब इसके लिए अभी तक कोई आदेश नहीं है जिसकी सूचना उच्चाधिकारी को प्रेषण की जाएगी। मांग बताएं, अपना धान तुलवाने के लिए मांग लड़ना पड़ रहा है। पहले 6 महीने खेती की और अब जो फसल हमने उगाई है उसे लेने तैयार नहीं है, कह रहे हैं जी वो बैन है। हमने कहा जी कहीं प्रतिबंधित है तो हमें रिटर्न में लिखा दो, उसे बताने को तैयार नहीं। राइस मिलरों के दबाव में एक वेराइटी है PR 126 उसे लेने को तैयार नहीं है। पहले PR 131 का मुद्दा था, चलो उसके लिए तो तैयार हुए हैं। आगे बढ़ते खबरों में, बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि बैजनाथ थाने में अपराध का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहा है। बैजनाथ थाने की लचर कानून व्यवस्था से पीड़ित बैजनाथ के व्यवसायी मंगल सिंह नेगी ने आरोपी गोपाल राम वनवासी के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर खुद ही मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। व्यापारी मंगल सिंह का कहना है कि पिछले माह 19 तारीख सितंबर को स्थानीय गोपाल राम वनवासी के खिलाफ रंगदारी सहित अन्य मामलों में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आई। बैजनाथ थाना अध्यक्ष की विवेचना भी कागजों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। पीड़ित व्यापारी और उसकी पत्नी को अलग अलग नंबरों से फोन करके गोपाल राम वनवासी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। मैंने पिछले माह 19 तारीख को जो गोपाल राम वनवासी के खिलाफ FIR लिखवाई थी, उसमें अभी तक मुझे कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। थाना बैजनाथ में मैंने जो FIR उसके खिलाफ करवाई है तो उसमें अभी विवेचना चल रही है। मैंने उनको 2-3 बार पूछा तो अभी मेरे को कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और उसके द्वारा अलग अलग नंबरों से हमें फ़ोन किया जा रहा है। अलग अलग नंबरों से मेरे को और मेरे मिसेज को फ़ोन किया जा रहा है, दबाव में लिया जा रहा है कि केस वापस लें। और अब खबर नैनीताल से है, जहां के डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी के सभागार में हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में 2 दिवसीय सम्मेलन के आयोजन का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड में हो रही एवं संभावित आपदाओं पर चर्चा करना एवं आपदाओं के कारणों के लिए विभिन्न प्रशासनिक एवं गैर प्रशासनिक हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। सम्मेलन में आए वक्ताओं ने प्रदेश में आने वाली आपदाओं से निपटने और बचाव पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदाओं से बचने के लिए हमें सेंसिटिव क्षेत्रों में भारी भरकम निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है ताकि आपदा से होने वाली चीज़ों से बचा जा सके। आपदाएं तो इधर हाल के वर्षों में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं तो बड़ी हैं और उससे जो नुकसान भी बढ़ा है, लेकिन उसकी तैयारी यदि हम लोग ठीक से कर दें और जिन जगहों में ये जो हमारे वल्नरेबल इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके हैं, बुग्याल्स हैं, इनर हिमालयाज हैं, उनको थोड़ा हमें बचा के रखना चाहिए। वहाँ बड़े बड़े निर्माण कार्य और भारी स्ट्रक्चर वो भी आपदा के समय फिर बड़ा भारी नुकसान करते हैं। देखिए, आज का ये जो कार्यशाला है या कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमने ये सब चीज़ें कवर कर रखी हैं और NDMA और हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट दोनों ने मिलके इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है।
और हमारा मेन जो अभी आपने देखा कि बरसात में जो कुछ नुकसान हुआ है पिछले महीने, चाहे वो हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो या JNK में हो, इसने बहुत बड़ी त्रासदी हमारे बीच में लाई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए कि बच्चों की जिंदगी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसी के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर्स पर औचक छापेमारी की। औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में दर्जनों कफ सिरप के नमूने जब्त किए गए हैं। इन सभी सैंपलों को राज्य औषधि भेजा गया है ताकि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच हो सके। लिए गए उनका स्टॉक भी फ्रीज किया गया है, स्टॉक भी वो नहीं बेचेंगे वो सब दवाइयाँ। और अगर कोई सैंपल फेल होता है तो उसमें हमारे द्वारा कंप्लेंट केस डाला जाता है। और अगर कहीं पर जो है कोई जो है स्पूरियस मामला या बहुत गलत तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दवाई का होता है तो उसमें अन्य एक्शन भी लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे द्वारा जो है लगातार जो है ड्रग इंस्पेक्टर लक्सर क्षेत्र में भी उसके द्वारा सैम्पलिंग की गई। लक्सर क्षेत्र से भी जो है वहाँ पर भी विजिट किया गया, हरिद्वार में भी हो रहा है और रुड़की में भी हो रहा है। लगातार जो है पिछले 4-5 दिनों में लगभग 40 सैंपल उठा लिए गए। और अब खबर खटीमा से है, जहां मेलाघाट मार्ग में झनकैया के पास शारदा नहर पर बना ब्रिटिश कालीन पुल अवस्था में है, जिसमें अधिकतम क्षमता 16 टन भार के वाहन ही गुजर सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में बड़े बड़े वाहन, डंपर ट्रक आदि इस ब्रिटिश कालीन पुल से गुजर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस संबंध में मीडिया द्वारा खबर चलाई गई थी तो संबंधित अधिकारियों ने हल्की लीपापोती कर दी थी, लेकिन वर्तमान समय में पुल नाजुक अवस्था में है। परंतु अभी भी इसमें बड़े बड़े भारी वाहन गुजर रहे हैं, कभी भी ये पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल भारत नेपाल सीमा से सटे सीमांत ग्राम को जोड़ता है। साथ ही यहाँ से पूरनपुर लखनऊ जाने वाले वाहन भी इसी पुल से होकर गुजरते हैं। जो है संज्ञान में आया है, यदि जो पुल की भार क्षमता है उससे अधिक के व्हीकल जा रहे हैं तो उसमें हम आज ही संबंधित जो विभाग हैं, परिवहन है, पुलिस है और PWD है, इनको एक आदेश जारी कर रहे हैं कि जो भी वाहन वहाँ से गुजर रहे हैं उनकी भार क्षमता के अनुसार ही, जो पुल की भार क्षमता है उसके अनुसार ही उनको पास कराया जाए और जो भारी वाहन है उनको वहाँ से डाइवर्ट किया जाए। देखिए, हमारे यहाँ के शासन प्रशासन ने मेलाघाट क्षेत्र को काला पानी बनाने की सोच रखी है। निरंतर जनता के द्वारा बार बार जो है शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के जो है नॉलेज में डाली जाती है। इनके द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। और अब खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम में शहर में अवैध अतिक्रमण और जाम की समस्या और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई है। बैठक में शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के उपायों पर गहन मंथन किया गया। रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल ने कहा कि अवैध अतिक्रमण और बढ़ते जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया है। मेयर ने कहा कि हफ्ते में 2 बार अवैध अतिक्रमण के लिए अभियान चलाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये रुड़की के अंदर इतना ज़्यादा अतिक्रमण, तो इनसे सभी से ही छुटकारा पाने के लिए हमने आज ही मीटिंग बिठाई है। तो अगर ये हम लोगों ने हर हफ्ते में 2 बार जाएंगे, सभी पूरी अधिकारियों की टीम जाएगी, निगम की टीम जाएगी और यहाँ पे चालान कटा जाएगा। बिल्कुल चालान होएगा। हफ्ते में 2 बार मीटिंग जाएंगे, अधिकारी वगैरह पूरी रूट की निगम की टीम जाएगी तो ये बिल्कुल चालान होएगा। अभी आप इधर देख लीजिए चाट मार्केट की तरफ सामने इन्होंने कितना अतिक्रमण मचा रखा है, तो ये सभी हटाया जाएगा। बिल्कुल मेन मुद्दा ये रहा कि जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जाम की समस्या है, दुकानों के जो फड़ व्यवसायी हैं या अव्यवस्थित तरीके से व्यवसाय करते हैं उनके संबंध में, इसके साथ साथ मुख्य समस्या ई-रिक्शा संचालन की थी। जो नगरीय क्षेत्र में ई-रिक्शा संचालन करेंगे उनको 2000 का शुल्क जमा करना है। तो उसके लिए बैठक में डेडलाइन 30 नवंबर की रखी गई। 30 नवंबर तक अपना ई-रिक्शा का पंजीकरण लाइसेंस प्राप्त कर लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुड़की के नारसन ब्लॉक के मुंडलाना क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हर घर में कोई ना कोई बुखार से पीड़ित नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में ना तो पर्याप्त सुविधाएं हैं और ना ही समय पर स्वास्थ्य कर्मी मौजूद मिलते हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों ने मुंडलाना गांव में दहशत का माहौल बना दिया है। से पता चला है कि गांव में 2-3 डेथें हो गई है, तो उसके बाद तभी हम लोग गांव में आए। सीएमओ साहब के निर्देश पे हमारा गांव में आना हुआ और अभी हम उन घरों में जाएंगे जहां हमें डेथ बताई है। हम देखेंगे उनके, क्या पता डेंगू के साथ साथ और बीमारियां भी उन्हें, अभी डेंगू से कह नहीं सकते निश्चित तौर पे ना। कह रहे भाई कल लाने चेकअप होंगे, कुछ भी नहीं बैठती सी दे रहे 3 दिन तक क्या हो रहा। हाँ ये दे दी 2 दिन की बैठती, वो खून की जाँच वगैरह कुछ भी नहीं करा ना। खून की जाँच पर्चा बना के दे दी 2 दिन की बैठती, खाने के बाद ही ले ली। मेरा नाम नितिन कुमार, गांव मुरलाना से है। 2-3 दिन के बुखार आने के बावजूद जो टेस्ट करेगा उसमें डेंगू पॉजिटिव पाएगा। ऐसे मरीज आपके गाँव में? ऐसे हमारे गांव में मरीज जो अभी 3-4 दिन के अंदर है तो 40-50 ना हो डेंगू के मरीज। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं गाँव मुरलाना निवासी जो मंगलौर के अंदर पड़ता है। हमारे गांव पर डेंगू की बहुत अच्छी महामारी फैली हुई है, जिसमें 500 मरीज, कम से कम 500 मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। 2 की मौत भी हो चुकी है, जो 13 साल का लड़का है और एक 30 साल की लड़की। गांव में इसके लिए कोई उपचार सुविधा नहीं हो रही है। गांव में जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ 2 खुराक देते हैं और कोई इलाज का आगे नहीं होता। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।